हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज हमारा डे 2 है सीटेट एसएसटी का। डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कल हम लोगों ने यहाँ तक किया था और आज जो है ये हम लोगों ने 49 भी कर लिया है एंड आपको पता है 50 नंबर तक का हम लोगों ने किया है। आज हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा क्योंकि क्लास बहुत अच्छी है। अगर आप सच में पेपर 2 सीटेट एसएसटी में 55+ नंबर लेकर आना चाहते हैं तो आज से ही आपको क्लासेस करनी होगी। टेलीग्राम पे मैंने क्लास 1 की पीडीएफ भेज दी है। जिसे भी हर दिन के क्लास की पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन हो जाना। 70,000 लोग जुड़े हुए हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, डिजिटल जीके क्लासेस के नाम से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले क्लास स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन पेपर आपका अभी 21 जनवरी वाला ही है, ठीक है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से दिखे। लिखा हुआ है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर में ये क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी है ताकि आपको समझ में आए। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है वो एक क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है। हमने बीपीएससी के समय इसको डिटेल में पढ़ा था। ये एक क्रांतिकारी संगठन था और इसकी स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुआ था, ठीक है। तो अब तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी स्थापना कहां पर हुई है। ये पूछा गया है कई बार कि नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। इसके संस्थापक कौन है? तो चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह है, अशफाक उल्ला खां हैं, सुखदेव हैं और जोगेश चंद्र चटर्जी हैं। काकोरी षड्यंत्र एक ट्रेन डकैती थी, जॉन सैंडर्स की हत्या, मतलब ये सारी चीजें इसी से रिलेट करती है। तो बेसिकली आप यहां से ध्यान रखना कि इसकी स्थापना हुई थी फिरोज शाह कोटला में, मतलब दिल्ली के, और इसके संस्थापक कौन थे? तो ये लोग थे। ये सारे नाम आपको याद रखना है। तो ये क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। अब आप मुझे बताओ, इसके बारे में आपसे पूछेगा कि ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है इसके बारे में क्या सही नहीं है। सबसे पहले भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो है भगत सिंह के जो साथी हैं उनका नाम यहाँ पर नहीं है, बट ये सब उन्हीं के साथी हैं, भगत सिंह के ही हैं। चंद्रशेखर आजाद है नाम यहाँ पर है, देखिए चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह हो गए, अशफाक उल्ला खां, इन लोगों ने क्या किया था? इसकी स्थापना किया था। तो ये लाइन आपकी यहाँ से क्लियर हो गई, अब आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसकी स्थापना भगत सिंह और उनके साथियों ने की थी। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी। जी हाँ, एकदम सही है, अभी हमने पढ़ा ना, ये देखिए दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। तीसरा लिखा है कि 1928 में पंजाब के अमृतसर में, गलत, अमृतसर में नहीं हुई थी ना स्थापना, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। यह भी यहां पर आपको पता चल रहा है कि जॉन सैंडर्स की हत्या किया था इन लोगों ने, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली इतने से आपको समझ में आ गया होगा कि ये एनसीईआरटी से पूरा ये लाइन मैंने उठाया है, कोई मैं अपने मन से नहीं लेकर आई हूँ। और ये प्रूफ आपको दिखाने के लिए कि देखिए कैसे एनसीईआरटी से ये लोग पूछते हैं सीटेट में। ये इतना जो है पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने एनसीईआरटी की किताब से सर्च किया कि आखिर में कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तब मुझे पता चला कि अच्छा पॉइंट लाइन टू लाइन पूछा गया है एनसीईआरटी से। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। HSRA के बारे में कौन सा नहीं होगा? तो वो होगा तीसरा, क्योंकि ये पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना नहीं हुई थी। कहां पर हुआ था? फिरोज शाह कोटला में। समझ गए आप? चलिए अगला ये आपका एजर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है, तो चलो इसको देखते हैं। काफी लेंथी क्वेश्चन पूछा था ये, देखिए। अभिकथन और कारण 52। पहला लिखा है कि राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने की थी। राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दे दी गई थी, ना कि जमींदार को। अब ये आप मुझे बताओ इन दोनों में क्या संबंध है? यहां पर बात हो रही है कि इसकी शुरुआत किसने की थी? होल्ट मैकेंजी ने। तो इसका कारण देना चाहिए था ना। बात तो एकदम सही है कि राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने की थी, एकदम सही है। और राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसको पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो गांव के प्रधान को दिया गया था, ना कि जमींदार को। ये भी बात सही है, पर दोनों में आपस में आप देखो रीजन नहीं है ना इसका। तो दोनों तो सही है बट ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, तो नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये महलवाड़ी व्यवस्था क्या है। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया के साथ सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था। इसमें देखो तभी मैंने बोला कि गांव के मुखिया का है, जमींदार का कोई संबंध नहीं है। इसीलिए उसने कारण में अगर लिख दिया था ना कि वो जमींदार का है तो वो लाइन भी गलत हो जाती। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया के साथ सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था, जिसको हम महलवाड़ी बंदोबस्त या व्यवस्था कहते हैं। इसमें गांव के प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था।
ये जो महलवाड़ी व्यवस्था है ना, इसमें जो किसान है उनको भूमि से बेदखल करने का भी अधिकार था इनके पास। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर किया जाता था। तो ये था आपकी बेसिकली महलवाड़ी व्यवस्था, ये आपको समझना है। अब ये शुरू किसने किया था, ये आप अभी प्रश्न पूछा है कि इसको शुरू किसने किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको शुरू किया था 1822 में होल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था, और 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के तहत इसकी समीक्षा की गई थी। यह प्रणाली, ये भी याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर ये जो है प्रभावी था, तो उत्तर पश्चिम सीमांत, आगरा, मध्य प्रांत, गंगा घाटी, पंजाब आदि में शुरू की गई थी। इसमें जमींदारी दोनों के तत्व थे और रैयतवारी प्रणाली। तो बेसिकली इसको शुरू किया था होल्ट मैकेंजी ने, ठीक है। और इसमें गांव के मुखिया का ही जो है वो लगान वसूली का समझौता होता था। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि इसकी शुरुआत किसने की थी, तो वो किया था होल्ट मैकेंजी ने, और जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दिया गया था, ना कि जमींदार को। स्टेटमेंट सही है, व्याख्या सही नहीं है, इसलिए हम जाएंगे दूसरे के साथ, ठीक है। तो हर दिन आपको क्लासेस मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बताना। और यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हो 53। देखिए ये वाला प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, और इस प्रश्न में ये आसान भी है क्योंकि इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। इसमें से कौन जो है सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये सतत पोषणीय विकास है क्या। तो चलो देखते हैं। देखो, जो सतत पोषणीय विकास है यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है प्राकृतिक और पर्यावरण में किसी भी प्रकार के नुकसान के बिना वर्तमान और भविष्य दोनों के जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना। मतलब बिना किसी को आप जो है नुकसान पहुंचाए, जो वर्तमान है और जो भविष्य है, इन दोनों की गुणवत्ता को बनाए रखना है। ये होता है सतत पोषणीय विकास। अब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें तो कौन जो है इसमें सहायता करता है। तो संसाधनों की खपत को घटाएंगे तो हमारा पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि से तो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। आप देखिए ना, इतनी लोग जो है, हर इंसान की अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी है, उससे कितना ज़्यादा एनवायरमेंट को जो है नुकसान पहुंचता है। तो घटाना है ना कि बढ़ाना है, तो ये खत्म हो गया। संसाधनों का पुनः चक्रण मतलब रिसाइकल होगा तो नुकसान नहीं पहुंचेगा। जितना ज़्यादा आप एक वस्तु का पुनः उपयोग करेंगे तो इससे ज़्यादा कचरा भी नहीं फैलेगा। आपने देखा होगा कई बार एक बार यूज किया फेंक दिया, तो इससे भी क्या होता है कि पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य है कि हम वर्तमान और भविष्य को बचाए रखें बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। तो ACD पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, पेरियापुरम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि ये एक तमिल कृति है, और जो पेरियापुरम है इसमें साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में जानकारी है। ये प्रश्न पूछा जाता है, यह भी पूछा गया है आपका कि आखिर में ये क्या है। तो एक तमिल कृति है और इसमें हमको साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो 54 का हो जाएगा आपका तीसरा। एंड ये क्या है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रखिएगा आप। पेरियापुरम शैव विविध कार्यों के संग्रह का हिस्सा है। सेकुलर ने 63 शैव नयनारों की जीवन कथाओं के बारे में, आपको पता है कि जो शैव होते हैं नयनार की जीवन कथाओं के बारे में तमिल में पेरियापुरम या महान पुराण को संकलित और लिखा देवता शिव के कवि जिन्होंने तिरुमुराई की धार्मिक कविताओं की रचना की और बाद में उन्हें स्वयं संत घोषित किया गया था, यह कार्य इसका हिस्सा बन गया। तो कुल मिलाकर पेरियापुरम में एक जो है तमिल कृति है, इसमें साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तीसरा अगला प्रश्न देखो, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बना देती है। व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस और रिसोर्स। रिसोर्स कैसे बन जाता है, ऐसी कौन सी चीज है। प्यूरिफिकेशन है, यूटिलिटी है, एक्सट्रैक्शन है, डिस्कवरी है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान और रिपीटेड क्वेश्चन है। यूटिलिटी, देखो कोई भी चीज की जो यूटिलिटी होती है ना, उसको संसाधन बना देती है। मतलब उपयोगिता, अगर क्या चीज, अगर आप बताइए कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप यूज करेंगे बार बार, वो एक संसाधन ही तो बन जाएगा ना। यूटिलिटी ही तो उसको संसाधन बना देती है, किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को। तो इसका हो जाएगा दूसरा। यहां तो ज्यादा समझना भी नहीं था, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। और ये आपका है 56, और ये आपका घास के मैदान से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए,
प्रेरी को विश्व का धान्यगार भी कहते हैं। जो प्रेरी घास का मैदान होता है जिसे हम विश्व का धान्यगार कहते हैं, क्योंकि इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, तो आखिर में ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसकी वजह से हम प्रेरी को विश्व का धान्यगार कहते हैं? तो सबसे पहले समझ लो आखिर में प्रेरी क्या है। तो देखो, आमतौर पर जो प्रेरी का घास का मैदान है, इसके रूप में संदर्भित भूमि उत्तरी अमेरिका में होती है ये। ठीक है, यह शब्द कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के आंतरिक तराई क्षेत्रों के रूप में संदर्भित क्षेत्र को शामिल करता है, जिसमें सभी महान मैदानों के साथ साथ पूर्व की गीली पहाड़ी भूमि भी शामिल है। कुल मिलाकर ये घास का मैदान है और ये जो है विश्व का धान्यगार भी है। यहाँ पर आप क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो आखिर में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से यहाँ पर वीट का जो है प्रोडक्शन काफी ज्यादा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखिए, इसमें जो है यहाँ के लोग सबसे पहले बहुत परिश्रमी होते हैं और कृषि के वैज्ञानिक विधियों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। मतलब ये नहीं कि पुरानी जो चीज़ें चली जा रही है मेहनत बस करते जाओ, नहीं, यहाँ पर वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है जिसकी वजह से गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो यही दो रीज़न है, बाकी ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि यहाँ के लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते। एकदम उल्टा लिखा है, यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इस प्रदेश में वर्षा की कमी नहीं, वर्षा होती है, ये बात भी गलत है, एकदम ऑपोजिट है। कुल मिलाकर प्रेरी को विश्व का धान्यगार इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, साथ में यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। बस यही दो रीज़न है। तो आप बी और सी के साथ जाएंगे। ठीक है, तो 56 का आपका हो जाएगा दूसरा। 57 पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है? द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ अर्थ इज। बचपन में आपने बहुत सारा देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा, जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं कोई चीज़ हमें दिखानी होती थी तो ग्लोब टीचर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोब जो है ना वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, मॉडल है हमारी पृथ्वी का। ठीक है, हमारे पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है ये ग्लोब, और कुछ तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, और यहाँ पर पृथ्वी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताना है कि जो पृथ्वी है वो चपटी नहीं है। कई बार पूछता है कि इसका रूप क्या है, जियोइड हम जिसे बोलते हैं, बल्कि ये एक चपटी नहीं है, एक चपटी गोलाकार है। मूल रूप से आपने देखा होगा ये जो ध्रुव है ना, यहाँ पर सपाट है और किनारों पे गोलाकार होता है, और ये थोड़ा सा अंडाकार है, लेकिन ज़्यादातर एक गोले की तरह है। तो कई बार पूछता है कि आखिर में पृथ्वी किस तरीके से है, इसलिए ये आपको याद रखना है। हम जिसे जियोइड भी बोलते हैं, पृथ्वी का रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58। अगर आपको प्रश्न कोई भी चीज़ें ना समझ में आए तो आप क्वेश्चन अपना लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसे रीड करती हूँ। 58 देखिए, अभिकथन और कारण है, और इसमें आपका ये पेडागोजी से क्वेश्चन लिया गया है, तो इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, दो पहले आपको अभिकथन पढ़ना है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं, जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। जी हाँ, जितनी भी जनजातियां हैं उन सभी के हर इंसान, जितनी भी मतलब कि लोग होते हैं, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समाज से हो, सबकी अपनी भाषा, अपनी संगीत होती है, और वो उसमें समृद्ध तथा विशिष्ट होते हैं। उसी तरीके से जनजातियों की भी सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं, और जिसमें भाषा भी है, म्यूजिक्स भी है, बहुत ज़्यादा समृद्ध है। ये बात एकदम सही है। कारण इसका क्या लिखा है, ये जो परंपराएं हैं उससे रिलेटेड क्या लिखा है कि जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। देखो, ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है कि जो भी जमीन है, घास के मैदान है, ये ना सभी, ऐसा नहीं कि किसी एक इंसान का, ये सभी की संपत्ति मानी जाती है, और सभी लोग मिलजुल कर इस्तेमाल करते हैं, उसको सेव करते हैं। स्टेटमेंट एकदम सही लिखा है, बट ये परंपराओं से रिलेटेड यहाँ पर रीजन नहीं लिखा है, इसीलिए हम दूसरे के साथ जाएंगे। देखो, एजर्शन रीजन ना बहुत सिंपल होता है पहचानना। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। जी हाँ, एकदम सही है। क्या जो यहाँ पर पूछ रहा है, परंपराओं की बात कर रहा है, उससे रिलेटेड कारण में कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तब ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। मान लो यहाँ पर कुछ लिखा होता परंपराओं से रिलेटेड, तो यस, ऑब्वियस ही बात है ना कि कारण भी सही हो जाता, बट यहाँ पर नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए हम जाएंगे दूसरे के साथ। ठीक है, क्योंकि आपका एसएसटी हो चाहे आप सीटेट, केवल एजर्शन रीजन ही क्वेश्चन पूछता है, आपने देखा होगा। चलो ये देख लेते हैं। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है, हम उसे क्या कहते हैं? ये कोई आनुवंशिक बीमारी नहीं होती, कोई जेनेटिक डिसीज थोड़ी ना है कि आपकी घर में किसी, मतलब किसी को कोई बीमारी है, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार जो ये शुगर वगैरह की होती है, ये थायराइड वगैरह, ये जेनेटिक डिसीजेस होती हैं। बट ये जल, भोजन, वायु, इससे फैलने वाली बीमारी कोई जेनेटिक डिसीजेस नहीं होती हैं, ये खत्म। ठीक है, संचारणी बीमारियां इसे कहते हैं, मतलब कम्युनिकेबल डिसीजेस, फैलता है, इसे हम बोलते हैं संचारण, मतलब एक जगह, एक लोग से दूसरी जगह पे फैल जाता है।
ये बात तो एकदम सही है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा। उपार्जित बीमारियां नहीं, ये कोई एक्वायर्ड नहीं किया गया है, ना ही ये कोई जन्मजात है, मतलब पैदा होते ही बीमारी हो गई, नहीं। जल, भोजन, वायु इत्यादि से जो फैलती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस, संचारणीय बीमारियां। ठीक है। दूसरा, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है आपको। अब ये 60 देखते हैं, दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड है और ये एजर्शन एंड रीजन, इस तरीके के प्रश्न हैं। यहां पर आप देखिए, और ये मुझे ऐसा लगता है बहुत आसान प्रश्न पूछा था। कथन और कारण, इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा है कि दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, सभी को पता है, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। आप बताओ, जिसने मेरी बीपीएससी टीआरई की इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लास देखी होगी, वहां पर मैंने आपको क्लियरली बताया था ये 1906 में भी बने हैं, कितनी बार बने हुए हैं ये। इनको हम ओल्ड मैन, ग्रैंड मैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये तो एकदम गलत है कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष ही नहीं बने। अभी हम देखेंगे कितनी बार बने हैं। यह व्यवसायी और प्रचारक थे, लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। हाँ, ये बात सही है, बट ये एकदम गलत हो गया। एक तो एकदम गलत है, तो हम जाएंगे 4 के साथ। ए गलत है बट आर सही है। ठीक है। चलिए यहां पर देख लेते हैं कि आखिर में दादा भाई नौरोजी बने थे या नहीं। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन और भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जानते हैं, ये प्रश्न पूछा हुआ है। ये एक भारतीय राजनेता थे, व्यापारी थे, विद्वान और लेखक थे, जिन्होंने, आपको पता है कि 86 में ये बनते हैं कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष, 90 में बनते हैं, मतलब 1886 से 87 में, 93 से 94 और 1906, अभी मैंने आपको बताया ना, से लेकर 1907 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 22वें अध्यक्ष रहे हैं ये। और ये क्वेश्चन में लिखा है कि ये एक बार भी अध्यक्ष नहीं बने। आप बताओ, इतनी बार तो अध्यक्ष बने हैं। तो इसलिए आपको डिटेल में चीजों को पढ़नी है ताकि आप क्वेश्चन में फंसे ना। तो ए गलत है, आर सही है। ठीक है। 4। चलिए 61 देख लेते हैं, एजर्शन एंड रीजन। देखिए लिखा हुआ है, पहला अभिकथन में लिखा है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। जी हाँ, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम सामाजिक विज्ञान ही पढ़ रहे हैं और ये प्रारंभिक स्तर पर महत्वपूर्ण है, इसीलिए पढ़ाया जाता है बच्चों को भी। समझ गए आप। तर्क लिखा है, यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता, विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। आपने कभी सोचा कि क्यों आखिर में प्राइमरी स्टेजेस से ही हम बच्चों को ये सारी चीजें पढ़ाते हैं, सोशल साइंस? क्योंकि इसमें हम हर एक जो है ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि हम बच्चों को संवेदनशील बनाते हैं, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, समाज हो। ठीक है। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड बच्चों का जो है एक पर्सपेक्टिव जो है वो डेवलप होता है, तो उसमें भिन्नता और विविधता के लिए सम्मान भी विकसित होता है। इसीलिए हम लोग प्राइमरी स्टेज से ही बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाने लगते हैं ताकि वो संवेदनशील बन सकें। और ये इंपॉर्टेंट है, तो दोनों की दोनों बातें सही हैं। आखिर में क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हम बच्चों को संवेदनशील बना सकें। तो कथन और रीजन एकदम सही है, तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ। ठीक है। व्याख्या भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है और स्टेटमेंट भी सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 62। यहां पर देखिए, इसमें भी वही है, मैंने बोला ना कि अब सीटेट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, बस एजर्शन रीजन ही आएंगे। पहला लिखा हुआ है कि भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या, और ये आपका एनसीईआरटी का ही है, डायरेक्ट उठाया गया है कि भारत के गांव से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। जी हाँ। और आपने देखा होगा कि कई बार जब किसान जो होते हैं ना, अपना वो ऋण जो लोन लिए होते हैं वो नहीं चुका पाते हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर हम आत्महत्या कर लेंगे तो माफ़ कर दिया जाता है। तो ये भी एक रीज़न बन जाता है कि किसान जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मानसून का अभाव और कर्ज, अभी जो मैंने आपको बताया ना, चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। मानसून आता है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से किसान जो है ऋण को नहीं चुका पाते हैं और ये इनके दुख का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से वो आत्महत्या करते हैं। ठीक है। तो कथन कारण एकदम सही है, हम एक्सप्लेनेशन दोनों सही है, ए और आर, और ये इसकी सही व्याख्या है। हम जाएंगे फर्स्ट के साथ। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 63। यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है। लिखा हुआ है कि उन तत्कालिक उपायों की पहचान करो जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है।
4 ऑप्शन है आपके पास, आपको उनकी पहचान करना है, जो कि एक महिला को सुरक्षा दे सकता है, नौकरी करने, पारिवारिक जो आय है उसमें वो योगदान दे सकती हैं, इंडिपेंडेंट बन सकती हैं, इसमें से आपको सुनिश्चित करना है। अब ये एनसीईआरटी से ही प्रश्न उठाया गया है। तो यहाँ पर अब मुझे बताओ कि क्या सामाजिक विज्ञान संवेदनशील नहीं बनाता है? यहाँ पे जो प्रश्न है महिलाओं के बारे में बात हो रही है, जहाँ पर एक समय पे महिलाओं को बाहर निकलने, नौकरी करने के लिए भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो यहाँ से उनकी जो है सोच बच्चों की डेवलप होती है। तो इसमें से चारों में से आपको पहचान करो कि आखिर में कौन सी है वो। पहला लिखा हुआ है कि बालवाड़ियों का प्रावधान। जी हाँ, आपने देखा होगा कि कई बार जिनके बच्चे वगैरह होते हैं वो नहीं जा पाते हैं, तो एक चाइल्ड केयर सेंटर्स भी बनाया गया है, जिसे हम क्रैच भी बोलते हैं। तो ये एक प्रावधान बनाया गया है जिससे कि महिला आराम से नौकरी कर सकती है। संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट। क्या ये महिलाओं की सुरक्षा, नौकरी करने, आत्मनिर्भर बनने में योगदान दे रहा है? आप मुझे बताना। व्यवसायिक सुरक्षा का प्रावधान। जी हाँ, प्रोविजन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। यहाँ पर देखिए, अगर बाहर में महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो नहीं जाती है ना काम करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा तो सेफ्टी ही इंपॉर्टेंट है। तो ए और सी तो 100% है। ठीक है, रात की पाली के लिए लाने और ले जाने की सुविधा। कई बार आपने देखा होगा कि नाइट शिफ्ट भी होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उनकी सेफ्टी, तो कोई उनको पिक करे, ड्रॉप करे, इसकी भी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये एक ऐसी उपाय यहाँ पर दिया गया है जिसकी वजह से महिला सुरक्षा महसूस करेगी खुद से, मतलब, और नौकरी कर सकती है, इंडिपेंडेंट हो सकती है। ये आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है, ना कि संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। समझ गए आप? क्योंकि आपने प्रश्न को अगर ध्यान, कुछ लोग क्या करेंगे ना, सारा ही लगा देंगे, उनको लगेगा बी भी होगा, बट प्रश्न को आपको पहचानना था। आपको तत्कालिक उपाय की पहचान बतानी है, और वो यही है कि सबसे पहले चाइल्ड केयर सेंटर्स बनाए जाएं, महिलाओं की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए, अगर नाइट की शिफ्ट है तो उनको ले जाने और छोड़ने की भी किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और ये है तात्कालिक उपाय, ए, सी एंड डी। ठीक है, दूसरा 64 देखिए। देखिए 64 में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? अब ये परिप्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंक्वायरी अप्रोच। इंक्वायरी का मतलब जहां पे बच्चे पूछते हैं, खोजबीन करते हैं, तो ये क्या करता है कि इट इनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यस, अगर आप खोजबीन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, तो ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाता है। इट हेल्प्स फाइंड वेज टू गैदर एंड इवेल्युएट एविडेंसेस। यस, आपको इसमें अलग अलग तरीके पता चलेंगी, आप जो भी एविडेंस है, जो सबूत है, इसका इवेलुएट कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। टीचर डिसाइड्स द पेस ऑफ लर्निंग। गलत, कभी भी टीचर डिसाइड नहीं करेगा आपको किस तरीके से सीखना है। इट इज़ अ क्विक वे ऑफ लर्निंग। जी नहीं, इंक्वायरी है, खोजबीन करने में समय लगता है, ये कोई चुटकी बजाते वाला काम नहीं है। तो सी डी तो होगा ही नहीं, ए एंड बी। तो हम जाएंगे इसमें 4 के साथ। एक बार आप हिंदी में भी देख लीजिए। देखिए, ए और बी ही सही है इसमें। इंक्वायरी मतलब यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है, साक्ष्य एकत्रित और मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है, शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है। जी नहीं, बच्चे खुद से अपनी गति तय करते हैं, यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है। नहीं, इसमें काफ़ी समय लगता है। तो ये तो नहीं होगा, ए एंड बी, और वो है हमारा 4 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो 65, और यहां पर आप देख सकते हैं 65 में लिखा है आइडेंटिफाई अ स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंसेज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करना है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का जो कौशल है उससे आधारित उद्देश्य की आपको पहचान करनी है। ठीक है, देखते हैं इसमें ज्यादा ऑप्शन तो नहीं है। नहीं, तो देखिए पहला लिखा है कि टू अंडरस्टैंड द कल्चर्स ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट सोसाइटीज। तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले इसने बोला है कि एक स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझने की बात नहीं होगी। ठीक है, टू डिवेलप एन एबिलिटी टू ड्रॉ मैप, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। यस, देखो सोशल साइंस, हम यहाँ पर कोई ये जाति धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। सोशल साइंस आपको पढ़ाने के कौशल से आधारित नक्शा बनाने की क्षमता तो आनी ही चाहिए ना, मतलब आप एक मैप तो ड्रॉ ही कर सके, इतनी एबिलिटी तो होनी ही चाहिए, तभी तो आप सोशल साइंस अच्छे से पढ़ा भी सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं। दूसरा होगा टू डिवेलप अ रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट एंड, मैंने अभी आपको बोला ना कि यहाँ पर जाति धर्म डाइवर्सिटी की बात नहीं हो रही है। और टू एक्वायर नॉलेज ऑफ कॉन्टिनेंट्स, इसकी भी कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं। सोशल साइंस पढ़ाने के लिए आपको नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। सो इसका होगा दूसरा। ठीक है,
अंतर विविधता, महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त कर लो, लोगों की संस्कृतियों को समझो। क्या इससे सामाजिक विज्ञान आपको अच्छे से पढ़ाने आ जाएगा? इसके पढ़ाने के कौशल आधारित ये उद्देश्य होंगे, या फिर ये होगा कि नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। भाई हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं जिसमें आपको मैप वगैरह सब कुछ जो है ड्रॉ करना होता है, पता होना चाहिए आपको कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है, 66 पे चलते हैं। यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया है और फिर इसमें भी आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए लिखा हुआ है कि विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती हैं वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। मतलब सामाजिक विज्ञान में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। एकदम सही लिखा है। क्यों? क्योंकि इन सभी में ये आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है, अंतः संबंध है। ऐसा नहीं है कि इतिहास भूगोल एकदम अलग हो गए, नहीं। तो ये आपसे जो लिखा है ना कि इनको बनाती है, इसमें क्या संबंध है? क्योंकि ये अंतः संबंधित हैं। तो कथन और कारण एकदम सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। काफी आसान प्रश्न पूछा है, तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 67 देखिए 67 में है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। मतलब कि पहले आपको चारों प्रश्नों को पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान का जो हम मूल्यांकन करते हैं ना, उस दौरान इसमें से किस ऐसा कौन सा उद्देश्य समझने में मदद करता है। तो पहले इन चारों को पढ़ लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला लिखा है कि पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है। क्या यह किसी मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्य पुस्तकों से? पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है एंड अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस तरह स्तर की क्षमता अपेक्षित है। तो एक बार इंग्लिश वाला भी देख लीजिए ताकि इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, While evaluating social science, the following questions will help to understand its objective. जब भी हम सोशल साइंस को इवेल्युएट करते हैं तो इन चारों में से ऐसा कौन सा प्रश्न है जो इसको समझने में मदद करेगा। तो व्हाट स्किल्स आर एम्फसाइज्ड इन द सिलेबस। ठीक है, क्या ये होगा? जी हाँ, आपको पता तो होना ही चाहिए ना कि पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है। यस, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड। मैंने जिसने पहले से क्लासेस देखा होगा, मैंने आपको बताया है कि ये जो स्टैंडर्ड वर्ड है ना, मानक वर्ड हम जिसे बोलते हैं, ये कभी भी सही नहीं हो सकता। ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। इसका मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ फिक्स कर दी। आप एक बार बताओ, आपने फिक्स कर दिया, कुछ बच्चों को वो चीज़ समझ में आएगी, नहीं आएगी, तो इसलिए हम कोई चीज़ फिक्स नहीं करते हैं। तो बी तो नहीं होगा। ठीक है, हाउ डिटेल इज द आउटलाइन ऑफ सिलेबस। मतलब रूपरेखा कितनी विस्तृत है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। व्हाट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसेज इज डिमांडेड ऑफ लर्नर एंड ऑन ईच सोशल साइंस स्किल, ये भी होगा। तो ए एंड डी होगा, जिसमें आप मूल्यांकन के दौरान इन प्रश्नों को, उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये है कि आखिर में किन कौशलों पर बल दिया गया है और अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है। पहला एंड ए एंड डी। ठीक है, चलिए 68 देखिए। 68 में लिखा हुआ है कि भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। आखिर में क्यों? क्या भारत में न्यायपालिका जो है वो सुप्रीमेसी है, मतलब सर्वोच्चता है, या फिर भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, या फिर न्यायिकी सक्रियवाद है, या फिर भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक मूल्य है। आसान सा प्रश्न है और आंसर भी काफ़ी इजी है, क्योंकि हमारा जो जुडिशरी है वो स्वतंत्र है। भारत की जो न्यायपालिका है ना, वो स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर हो गरीब हो, अमीर वाले आराम से छूट जाएंगे, गरीब नहीं। जो गलत होगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उनको सजा मिलेगी। तो इसलिए भारत की जो न्यायपालिका है वो हमारी स्वतंत्र भी है और ये बिना किसी भय, बिना किसी दबाव के हमारे कानून के शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर भी प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती हैं। जो कि आप देख ही रहे हैं, हाल फिलहाल में इलेक्टोरल बॉन्ड चल ही रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें देखा जाएगा कि कोई डरा के धमका के जो है अपना बात मनवा लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है भारत की। तो दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 69, और ये आपका अभी 21 जनवरी वाला पेपर है। कैसा लगा बताइएगा जरूर, समझ में आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन।
देखते हैं इसको। देखो सबसे पहले आखिर में ये क्या होता है, तो वो ये मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे पहले ये जो हमारा कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है CCE, ये क्या है, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इट मेक्स इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ये एक अभिन्न अंग है, बनाता है। यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व के, जी हाँ, यह हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, एक बच्चे के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है। ठीक है, दूसरा सही है, यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ मतलब कोलास्टिक्स के अलावा जो है ये, मतलब इन सभी जितने भी फैक्टर होते हैं सब पे ये फोकस करता है। यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ सह शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है। ठीक है, ये नहीं कि केवल आपको पढ़ाई देखा जाएगा, नहीं, आप एक्टिविटीज, आप गेम में कैसे हैं, स्पोर्ट्स में कैसे हैं, डांस में कैसे हैं, इन सभी पे फोकस करता है। ठीक है, यह विद्यार्थी के अंक आधारित नहीं, ये एकदम गलत है कि आप बच्चों का जो मार्क्स है वो देखकर उस पे ये केंद्रित होता है। यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है, ये गलत है। ठीक है ना, ये नंबर पे फोकस नहीं करता है, हर एक पहलू पे फोकस करता है। तभी तो हमने बोला कि सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। तो कौन सा नहीं होगा, वो होगा 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ये लेंदी क्वेश्चन है, 70 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में प्लीज़ कंजूसी मत करना। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्यों? इसका क्या रीज़न है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फैक्ट्रीज होते हैं, मेनी वर्कशॉप एंड फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल एरियाज में एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं, कैजुअल वर्कर्स। आखिर में इसका रीज़न क्या है? तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला लिखा है कि वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं। जी हाँ, अस्थायी श्रमिक हैं, मेरा मन हुआ तो रखूंगी, नहीं तो निकाल दूंगी। ये बात एकदम सही है, क्योंकि ये अस्थायी हैं। वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। यस, मान लो कोई परमानेंट रख लेंगे तो उनको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो इससे ये बचत करते हैं, ये बात भी सही है। अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग के लंबे समय तक काम करते हैं, ये भी बात सही है कि बिना किसी अलग से पैसे मांगे हुए काफी समय तक ये काम भी करते हैं। स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं, ऐसा नहीं है, ये बात गलत है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर में ये क्यों रखा जाता है इनको, अस्थायी श्रमिकों को, तो यही 3 रीजन है जो कि अभी मैंने डिस्कस किया। अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, वेतन और नौकरी संबंधी हित लाभों पर ये बचत भी करते हैं। ठीक है, और बिना किसी भत्ते की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। तो A, B एंड C 70 का। तो ये थी आज की क्लास, यहाँ तक अभी इसमें बहुत क्वेश्चन बाकी हैं, 30 और हैं, कल वो हम करेंगे। आप लोग अगर होली खेल चुके होंगे तो 1 by 1 क्लासेस देखना। ये हमारी क्लास 2 है। क्लास 1 जिसने नहीं देखी है तो प्लीज़ लास्ट में आपको एक दिख रहा होगा यहीं पे स्क्रीन पे, उसको आप क्लिक कीजिए एंड उस क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।